Hello everyone, I am Radhika Goel and today we are going to discuss important essays and schemes, that is the part 2 of important essays and schemes। तो आज की वीडियो में हम जो बहुत ज़्यादा important essay हैं, स्कीम हैं, जो करंट के अफेयर्स हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले बन चुकी है और अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखी है वो सबसे पहले जाकर वही देखिए। दूसरी चीज़, आपके डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव की वीडियोस देखनी है तो वो जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात अगर करूं, इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहली स्कीम है हमारी आयुष्मान भारत स्कीम। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे थे, तो इस स्ट्रैटेजी ने घर से काम करने वाले लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी, क्या चैलेंजेस, क्या क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके ऊपर है। ड्रग अब्यूज़ इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में जो नशा की जो लत लगती जा रही है, उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। अग्निपथ स्कीम, अमृत महोत्सव यानी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, यानी ऐसे प्लास्टिक के ऊपर बैन लगना चाहिए जो सिर्फ एक बार यूज़ हो सकता है। एंड रशिया यूक्रेन वॉर सिनेरियो, यानी जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध था उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लिखने की, अगर आप जिन बच्चों की राइटिंग स्पीड सही नहीं है, जो लिखने में टाइम लगाते हैं या जिनकी लिखने की हैबिट छूट चुकी है, उनके लिए एडवाइस ये है कि वो डेली लिखने की प्रैक्टिस करें, वो लिखा करें। लेकिन जितने बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड अच्छी होगी, जिनको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक बेसिक आइडिया फॉर्म करें। मतलब क्या है कहने का, जैसे मैंने यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग में आयुष्मान भारत स्कीम को लेके ये 5 पॉइंट्स हैं। तो मुझे प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी चाहिए कि मैं इन 5 पॉइंट्स को कितना लंबा खींच सकती हूँ। यानी जिन बच्चों को लिखने की आदत है उन्हें फॉर्म करने चाहिए आइडिया, यानी उन्हें पढ़ना चाहिए ज़्यादा, ताकि हर टॉपिक के बारे में उन्हें बेसिक आइडिया हो सके। क्योंकि आप लिखते रहिए, बिल्कुल आप डेली एक टॉपिक ज़रूर लिखिए, लिखना तो चाहिए, सबको लिखना चाहिए। लेकिन जिनके लिखने की स्पीड अच्छी है, जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उन्हें आइडियाज़ फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जैसे प्रेसी है और ऐसे है, आपको एक चीज़ लिख सकते हैं अगर आपकी लिखने की स्पीड सही है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। आपको आइडियाज़ फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी करने चाहिए। तो आइडियाज़ फॉर्म करने का तरीका क्या है कि आप कोई भी टॉपिक लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे वो पॉइंट वाइज लिखिए और बाद में उनको जोड़ के आप एक ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितना सही से लिख पाएंगे या आप लेंथ कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहली स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ऐड कर दिए हैं और मैं दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी, तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात करते हैं आयुष्मान भारत स्कीम की। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत स्कीम है क्या, इसका जो मेन विजन है, यानी इसका जो मेन एम है वो क्या है। इसका जो मेन विजन है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सभी लोगों की हेल्थ को कवर करनी है। जितने भारत में लोग हैं सभी, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। सबको ये स्कीम तक का बेनिफिट, सबको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, इसका जो दूसरा गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, SDG के नाम से ये काफ़ी फेमस होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर है क्या, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, ये सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम कुछ करते हैं, अगर जो भी हम कर रहे हैं वो ऐसा हो कि हमारी अभी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहा हो, लेकिन साथ साथ फ्यूचर का भी ध्यान रख रहा हो, यानी अर्थ को, धरती को, पृथ्वी को एक्सप्लॉइट ना कर रहा हो, उसका नुकसान ना कर रहा हो, तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है सस्टेनेबल। तो इन्होंने बोला है कि आयुष्मान भारत स्कीम का जो मेन गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे हमारे, कि हमारे लिए कुछ उद्देश्य थे जो हमें पूरे करने थे, उनको पूरा करना है। और इसकी जो मेन कमिटमेंट है वो है लीव नो वन बिहाइंड। इसका मतलब है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है।
जैसे आप देख सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्य है, इनको ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको हिंदी में सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, कि सतत विकास लक्ष्यों को हमें पूरा करना है और इसकी जो प्रतिबद्धता है वो क्या है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। ये इसका मेन एम था कि किसी को भी ये जो स्कीम है इसका जो लाभ है वो हर कोई उठाए। अगर मैं बात करूं आगे, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल हैव अ डिफाइंड बेनिफिट कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। इस स्कीम के अंदर हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है, जो हेल्थ कवर है वो दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बीमारी होती है तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी। और आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर फैमिली का साइज मैटर नहीं करता, परिवार कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है। एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए का जो राशि है अगर उनका कोई खर्चा होता है वो सरकार उठाएगी। द बेनिफिशियरीज कैन अवेल बेनिफिट्स इन बोथ पब्लिक एंड एम्पेनल्ड प्राइवेट फैसिलिटीज। यानी कौन फायदा उठा सकते हैं, कहाँ पे फायदा उठा सकते हैं? तो फायदा कौन उठा सकते हैं आपको पता है कि भारतवासी उठा सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ फायदा उठा सकते हैं? जो भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो, और कुछ एम्पेनल्ड यानी कुछ एक सूची बना रखी है, एक लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ पे भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख, जो मैंने अभी आपको बताया। लाभार्थी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी दोनों सुविधाओं में लाभ उठा सकते हैं। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का जेब से खर्च, ये मैं आपको बताती हूं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। यानी ये कौन सा खर्चा माना जाता है? कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, आप अगर रह रहे हैं, आप एक पूरा प्लान करके रहेंगे कि हमारा ये खर्चा होगा, लेकिन कुछ खर्चे होते हैं जो बिना बताए आ जाते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो वो खर्चा आपका अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो उनको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, OOP। ये तो उन खर्चों को पूरा करने में भारत सरकार हमारी मदद कर रही है। तो ये कैसे कर रही है, इसने क्या क्या इस स्कीम के अंदर भारत सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं? सबसे पहला, लगभग 40% आबादी सबसे गरीब के लिए बढ़ा हुआ लाभ कवर। यानी जो पहले जितने लोग इस स्कीम के अंदर कवर थे, अब ये जो बढ़ गई है, ये टोटल 40% पॉपुलेशन तक बढ़ गया है। और गवर्नमेंट यानी जो सरकार है वो इसको आगे तक प्लान करने की सोच रही है। कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी एंड मैनी टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशंस। जितने भी सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं, जैसे ये क्या है, सेकेंडरी और टर्शरी क्या है? ये 3 टाइप के हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहले प्राइमरी, हमें कुछ भी जुकाम सर्दी हुआ तो हम जिन डॉक्टर के पास जाते हैं वो प्राइमरी, लेकिन जब हम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो होता है सेकेंडरी। और जब वो भी जो हमारा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो किसी और को रेफर कर दे तो वो होता है टर्शरी। तो इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ पे सरकार आपको रुपए देगी, ये सेकेंडरी और जो टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशंस है ये उनको भी कवर कर रही है। यानी सभी माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों को कवर करना इसका स्कीम का एक पार्ट है। कवरेज ऑफ 5 लाख फॉर ईच फैमिली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ फैमिली साइज, यानी परिवार कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो, अभी इस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर परिवार बहुत बड़ा है तब भी एक साल में 5 लाख रुपए तक का ही इलाज सरकार कराएगी, और अगर छोटा है तब भी। दिस विल लीड टू इंक्रीज एक्सेस। अब इसकी वजह से क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो जो क्वालिटी हेल्थ है, यानी जो सेहत है, एक अच्छी सेहत लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकेशन, दवाइयाँ लोगों तक पहुंच पाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। इन एडिशन द अनमेट नीड्स, यानी ऐसी ज़रूरतें जो पूरी नहीं हो पाती ऑफ द पॉपुलेशन विच रिमेन्ड हिडन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कुछ ज़रूरतें लोगों की ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। विल बी कैटर टू, उनका ध्यान रखा जाएगा इस स्कीम की वजह से। दिस विल लीड टू टाइमली ट्रीटमेंट्स, एक तो लोगों को टाइम से हर चीज़ का इलाज मिल जाएगा। यानी भारत में क्या होता है, ज़्यादातर लोग सबसे पहले एकदम इलाज नहीं कराते हैं, जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं तब हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ आउटकम्स, जो हेल्थ के आउटकम्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, लोगों की सेहत में सुधार होगा।
पेशेंट सेटिस्फेक्शन, जो पेशेंट होता है, कई बार इंसान का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, जो हम काम कर रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड एफिशिएंसी, जितना काम हम कर सकते हैं हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ सही होगी तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। जॉब क्रिएशन दस लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इन सब की वजह से क्या होगा कि जो हमारा जीवन जीने का स्तर है उसमें आपका बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। द आयुष्मान भारत योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हैज नाउ बीन रीनेम्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इस स्कीम का जो नाम हो गया वो क्या हो गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दिस प्लान्स टू मेक सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर कंप्लीटली कैशलेस फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इस स्कीम के अंदर क्या प्लानिंग की जा रही है कि जो आपके सेकेंडरी, जो माध्यमिक और तृतीयक जो हॉस्पिटल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं, एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं या उसने किसी को रेफर कर दिया, उनको कंप्लीटली कैशलेस बनाने, यानी वहाँ पे आपको रुपए नहीं देना पड़ेगा। पर किन के लिए, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के परिवार है उनके लिए। आयुष्मान भारत कंसिस्ट ऑफ टू इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर दो कॉम्पोनेंट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, यही सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, यानी जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, जो कम्युनिटी केयर सेंटर्स हैं, जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये रे। एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये योजना जिसके अंदर 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, यानी इस स्कीम को लाने के लिए, इस स्कीम को लागू करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तो वो ये सेंटर बना रही है ताकि लोग जाके अपना चेकअप कराएं, और दूसरा ये जन आरोग्य योजना जिसके अंदर 5 लाख रुपए हर साल एक परिवार को दिए जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, यानी ये जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहे थे, लगभग कितने बना रही हैं, 1.5 लाख, 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। तो ये कुछ आइडियाज थे जिनको आपको एक दूसरे से जोड़ के लैंग्वेज बनानी है और आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ये थी आयुष्मान भारत स्कीम। अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, अगले विषय की बात करूं, तो वो है घर से काम करना, अवसर और चुनौतियां। यानी जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था तो ज़्यादातर लोगों को घर से काम करने का मौका मिला। तो ये जो मौका है उनके लिए क्या चुनौतियां लेकर आया है, और ये मौका जो है उनके लिए क्या अवसर लेकर आया, उनके किस तरफ रास्ते खुल गए, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। ऑल वर्किंग पीपल वॉन्ट टू वर्क कंफर्टेबली इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो अपने घर में आराम से बैठ के काम करना चाहते हैं, सिटिंग ऑन देयर काउचेस, अपने सोफे पर बैठकर। एंड दिस कोविड पेंडेमिक हैज़ मेड दिस कम ट्रू। और ये जो कोविड पेंडेमिक आया है इसने उनकी इस चाहत को बिल्कुल सच में बदल दिया है। वर्किंग फ्रॉम होम इज़ अ बिग न्यूज़, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। It can offer surprising opportunities to develop a better work-life balance. इसकी वजह से ये एक ऐसा मौका था जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एक बहुत अच्छा काम और अपने जीवन का, अपने पर्सनल लाइफ का एक बैलेंस बिठा सकते थे। बट एट द सेम टाइम इट कैन बी सरप्राइजिंगली टफ, और लेकिन साथ ही साथ ये टफ भी हो सकता था। आप देख सकते हैं हिंदी की स्लाइड लगा दी गई है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जितने बच्चों को प्रॉपर हिंदी में पढ़ना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम मैटर है दोनों में। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता भी लग जाए। सभी कामकाजी लोग अपने घरों में अपने सोफे पर बैठकर आराम से काम करना चाहते हैं, और इस कोविड महामारी ने इसे सच कर दिया है। घर से काम करना एक बड़ी खबर है। यह बेहतर कार्य जीवन संतुलन विकसित करने के लिए आश्चर्यजनक अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन साथ ही ये आश्चर्यजनक रूप से कठिन भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि सेम मैटर है, क्योंकि कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बोला था कि आप हिंदी इंग्लिश का एक साथ सेम मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। तो आ जाइए। अब देखिए, इसको बोलते हैं कि इमेजिनरी स्टोरी डालना, एक एनेक्डोट डालना। अ पार्टनर ऑन एंडलेस नॉइजी टीम कॉल्स, एक पार्टनर है जो कभी ना खत्म होने वाली टीम कॉल्स। एक ऐप था जिसके लिए जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती थी उस टाइम पे यूज होता था, ये अभी भी होता है। तो एक पार्टनर जो
कभी खत्म ना होने वाली कॉल्स पर हमेशा रहता है। अ चाइल्ड हु नीड्स गाइडेंस ऑन देयर होम स्कूलिंग असाइनमेंट्स, एक ऐसा बच्चा जिसको आपकी अटेंशन चाहिए क्योंकि उसको काम करना है, उसको स्कूल के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉन्टिन्यूटी, तो एक तरीके से हर चीज़ की संरचना का खत्म हो जाना, यानी जो चीज़ें जैसी चलती थी वो सब अब वैसी नहीं चल रही हैं। जो कॉन्टिन्यूटी थी हमारी लाइफ में, हम जिस तरीके से सब काम करते थे कॉन्टिन्यूस वे में, वो अब चीज़ें नहीं रही। दे कैन ऑल बी डिसओरिएंटिंग एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है हमारे लिए और मेंटली एग्जॉस्टिंग यानी दिमागी रूप से थकाने वाला हो सकता है। मतलब क्या है इस बात का कहने का कि लॉकडाउन के टाइम पे जो दोनों वर्किंग है हस्बैंड और वाइफ, मान लीजिए एक की परमानेंटली कॉल्स हैं, वाइफ की भी परमानेंटली कॉल्स हैं, लेकिन जो उनका चाइल्ड है उनका असाइनमेंट्स है, तो इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हैंडल करना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो सकता है और हुआ भी है बहुत सारे लोगों के लिए। एट इट्स बेस्ट, तो ये तो आपने बता दिया नेगेटिव इफेक्ट्स, मैंने बहुत शॉर्ट में सिर्फ आइडियाज़ यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज बताऊंगी तो आप सभी लोग सेम लैंग्वेज नहीं लिख के आ सकते ऑब्वियसली, और लैंग्वेज आप कितना रटेंगे, आपको अपनी लैंग्वेज फॉर्मेशन की स्किल पे काम करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ मेन आइडियाज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एट इट्स बेस्ट दैट मीन्स अपने बिल्कुल बेस्ट लेवल पे इसने वर्क फ्रॉम होम ने क्या दिया है हमें। वर्किंग फ्रॉम होम बेनिफिट्स एवरीवन, घर से काम करने की ये जो अपॉर्चुनिटी थी इसने सबको फ़ायदा दिया है। यू, योर फैमिली और हाउस होल्ड, आपको, आपके परिवार को, आपके घर को, योर ऑर्गेनाइजेशन, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, दे रिमेन कनेक्टेड, एक तो सारे लोग कनेक्टेड सारे लोग कनेक्टेड रहे आपस में, एंड पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी रहे क्योंकि सब लोग आपस में कनेक्टेड थे। एंड यू कैन वर्क प्रोडक्टिवली वाइल मेंटेनिंग अ फुलफिलिंग होम लाइफ, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि आप घर में रह के वो काम कर रहे थे, आप अपने जो आपके घर में रहने वाले लोग हैं उनसे दूर होके काम नहीं कर रहे थे, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। ऑल विदाउट द स्ट्रेस ऑफ अ डेली कम्यूट, और वो भी बिना इस स्ट्रेस के आपको जो डेली आना जाना पड़ता था उसके बिना। इसके अलावा आप और क्या क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे क्रिएटिविटी डेवलप करने में इस लॉकडाउन ने, इस वर्क फ्रॉम होम में हेल्प लिया है, क्योंकि लोगों ने जब घर से काम कर रहे थे इतना ज़्यादा बोर्डम हो गया था कि क्रिएटिविटी उन्होंने अपनी डेवलप की, स्टार्टअप्स जो हैं वो आने लगे, बहुत सारे लोगों ने अपना कुछ अपने नॉर्मल लेवल पे गवर्नमेंट के साथ मिलके एक नए नए स्टार्टअप स्टार्ट किए, तो आप ये सब इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये टॉपिक था वर्क फ्रॉम होम, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप चैलेंजेस में भी डाल सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत सारी इंक्रीज़ हो गई, तो आप ये डाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति 2020, यानी जो 2020 में गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई थी उसी के ऊपर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। द नीड फॉर अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज फेल्ट इन द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक नई शिक्षा नीति की जो ज़रूरत है, ऐसा बहुत लंबे टाइम से हम लोग फील कर रहे थे। 3 एजुकेशन पॉलिसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टिल नाउ। अब तक भारत में 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन ब्रॉट इन कीपिंग विद द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो नई पॉलिसी आई है, ये पुरानी पॉलिसीज की जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको देखते हुए लेकर आई गई है। एंड द करंट एंड फ्यूचर नीड्स, और आज की ज़रूरतें क्या हैं, फ्यूचर में क्या ज़रूरतें होने वाली हैं, उसको देखकर हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो बनाई गई है। विच कैन लीड टू लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं दोनों जगह, स्कूल में भी, हायर एजुकेशन सेक्टर्स में भी, यानी स्कूल लेवल पर भी और जो हायर एजुकेशन लेते हैं, जो उच्च शिक्षा होती है उसके लेवल पर भी आपके बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes some changes। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसने कुछ चेंजेस से शुरुआत की। तो सबसे पहले चेंजेस क्या है, इंक्लूडिंग द ओपनिंग ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। देखिए सबसे पहले तो इसका एम क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। इसका एम ये है कि इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन का हब बन जाए, यानी जैसे भारत के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर के लोग भी भारत का चयन करें, उनको पढ़ाई यहाँ की इतनी क्वालिटी वाली मिले उन्हें यहाँ पर। तो सबसे पहले इंडियन हायर एजुकेशन, ये जो
फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय शिक्षा को प्रमोट करा जाए, तो उसके लिए सबसे पहला चेंज यही था। द इंट्रोडक्शन ऑफ ए 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद सेवरल एग्जिट ऑप्शंस। जो ग्रेजुएशन करते हैं उन्होंने बोला कि 4 साल की हम ग्रेजुएशन करते हैं और जिसमें बच्चा एग्जिट के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे पहले साल डिप्लोमा मिलेगा, अगले साल कुछ, यानी चारों साल आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ आपको देंगे और आप वहां से अपना एक प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। आपके पास एग्जिट के बहुत सारे ऑप्शन है, यानी वहां से बाहर निकलने के ऑप्शन है। वो आपका जो, अगर आपने 4 साल में से किसी भी कारण से आपने 1 साल या 2 साल किए हैं, तो वो 2 साल आपके वेस्ट ना जाए, आप उनके बेसिस पर भी आप कुछ कर सकते हैं। The objective of the new education policy 2020 is to make India global knowledge superpower। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे नॉलेज की सुपर पावर बनाना, यही इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 also proposes that all universities and colleges aim to be multidisciplinary by 2040। यानी एक कॉलेज में सिर्फ गिनती के कुछ कोर्स नहीं हो। अगर एक बच्चे को आर्ट साइड में कुछ करना है तो वहां पर वो भी डिसिप्लिन मिले, अगर उसको कॉमर्स में कुछ करना है, साइंस में कुछ करना है, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो। दिस पॉलिसी विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। एक तो भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं रोजगार की, वो उनको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसे कॉलेज बनेंगे तो उनमें पढ़ाने वालों की भी ज़रूरत होगी और पढ़ने वाले भी उसमें बहुत जल्दी जाएंगे। तो पढ़ाने वालों की होगी तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो टीचर्स बहुत सारे चाहिए होंगे। इसके अलावा जो बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे वो बहुत प्रोफेशनल वे में पढ़े होंगे, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी रोजगार की। एंड फंडामेंटली चेंज अवर एजुकेशनल सिस्टम। और मौलिक रूप से, यानी जो बिल्कुल उसका मूलभूत आधार है, हमारा अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज कर दिया जाएगा। एजुकेशन इज एन इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट फॉर ऑल द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी एंड कंट्री। देखिए अभी हमने क्या किया, इस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि ये मेन आइडिया है, इसके अंदर हमने किया क्या। तो इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे, आप इसको एजुकेशन से कनेक्ट कर सकते हो कि किसी भी सोसाइटी का, किसी भी समाज का अगर आपको पूर्ण रूप से विकास करना है तो उसका एक ही तरीका है, एजुकेशन। The success of this new education policy will depend on how it is implemented। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन ये कितनी सक्सेसफुल होती है किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यानी ये भारत में किस तरीके से लागू की जाती है। Therefore it can be said that India is the country with the youngest population। भारत में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन मिलती है, यानी यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन मिलती है वो 18 से 35 या 40 तक की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलेगी। एंड इंडियाज फ्यूचर विल डिपेंड ऑन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू दीज यूथ। और अगर हमें एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखना है भारत का, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस एज ग्रुप वाले जो यूथ हैं उनको एक बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो उसी लिए हम ये पॉलिसी लेकर आए हैं। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो वो है भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग, यानी जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उसके अंदर कैसे जो नशीली पदार्थों का सेवन है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, उसके किन कारणों की वजह से बढ़ता जा रहा है, क्या साइड इफेक्ट्स है, या कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो ये इसके कुछ 8 पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब ऐसे मॉरल इश्यूज आते हैं ना, तो हम उसमें थोड़ी बहुत फिलॉसफी हम देते ही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन आइडियाज थे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। द मीनिंग्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल हैव वोवन इटसेल्फ डीप इनटू द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। यानी जो ये नशा है, जो ये एल्कोहल है, तो ये हमारी जो समाज है उसके बिल्कुल अंदर स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में प्रॉपरली घुस चुका है। उसने अपने आप को हमारे समाज में बुन लिया है। तो बुनने का मतलब यहाँ पे वो बुनाई वाला नहीं था, इसका मतलब है कि वो हमारे बिल्कुल मूल जड़े जो है उसके अंदर वो आ चुका है। एज इट्स इफेक्ट रीच आर यूथ। अब जैसे जैसे इसके जो प्रभाव है हमारे यूथ पर, यूथ तक पहुँचते हैं, इंडियाज फ्यूचर जनरेशन विल हैव टू कम्पीट विद ड्रग्स। तो उसका क्या प्रभाव रहेगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भविष्य की जो हमारी जनरेशन है, उन्हें लड़ना पड़ेगा ड्रग्स से, यानी उन्हें नशीले पदार्थों के साथ उन्हें अपनी एक लड़ाई
लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसे जीतना भी पड़ेगा अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये पूरे संसार में है ये प्रॉब्लम, स्पेशली इन टीनेजर्स। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं, जो 18 से 25 साल तक के जो लोग होते हैं, एडल्ट और टीनेजर्स, इन लोगों में सबसे ज़्यादा मिलती है। द ड्रग एडिक्ट बिकम सो डिपेंडेंट ऑन द ड्रग दैट ही और शी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग इट। तो जो ड्रग का जो सेवन करते हैं वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो शुरू तो कर देते हैं पर वो ख़त्म नहीं कर पाते। Delhi, Punjab are filled with rehab centers trying to keep up with the flow of addicts. दिल्ली, पंजाब, इसके अंदर इतने सारे रिहैब सेंटर्स जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं इतने सारे बन चुके हैं। किस लिए बने हैं? ताकि जिस लेवल पे, जिस स्पीड पे ड्रग एडिक्ट्स यानी ये जो नशे का सेवन करते हैं, जितनी स्पीड पे ये लोग आ रहे हैं उतने ही स्पीड से इनको ये खोलने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो रिहैब सेंटर्स हैं वो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन तब भी और लोग आ रहे हैं जो नशे की चपेट में हैं। Peer pressure, adolescent immaturity and irresponsible parenting is the three-headed monster luring the children towards addiction and a life of suffering and regret. देखिए, जब प्रेशर हो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर को लेकर, या कहीं से प्रेशर आ रहा हो, आपके पास फैमिली का प्रेशर हो, एडोलेसेंट इमेच्योरिटी, जब हम मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करते, हम अपने जो डिसीजंस है वो सही से नहीं ले पाते, तो उसको इमेच्योरिटी बोलते हैं। तो आपके पास इमेच्योरिटी हो या फिर पेरेंटिंग सही तरीके से ना की जाए, यानी माँ बाप अच्छे तरीके से देखभाल ना कर पाए, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाए, यानी माँ बाप और बच्चों में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए वो नहीं हो रही हो, ये प्रॉपर 3 मेन है, इसको बोलते हैं 3 हेडेड, यानी 3 सिरों वाला राक्षस है ये एक, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा नशे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ल्यूरिंग का मतलब अट्रैक्ट ही होता है। एंड अ लाइफ ऑफ सफरिंग एंड रिग्रेट, और इसकी वजह से उन्हें एक ज़िंदगी जीनी पड़ती है जो पूरी तरीके से सफरिंग, यानी कुछ ना कुछ वो सफ़र करेंगे, और रिग्रेट, एक पछतावे से भरी ज़िंदगी जिएंगे। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको फोर्स करती हैं ड्रग एडिक्शन की वजह से, क्योंकि वो हैंडल करना नहीं जानते हैं। तो इसके लिए देखिए, अब जैसे मैंने 8 आइडियाज़ यहाँ पे लिखे हैं, तो साथ साथ सबका रेमेडियल स्टेप्स आप लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, स्कूल के करिकुलम में ऐड कर देना चाहिए। तो काउंसलिंग अगर होगी तो बच्चों को ये पता होगा, जो यंगस्टर्स हैं उनको पता होगा कि डील कैसे करना है या उनको किससे बात करनी है। तो आप रेमेडियल स्टेप्स डाल के, आप एड ऑन करके आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। Although often neglected, we need to give special attention to our young community who have never abused drugs. देखिए, इन्होंने क्या बोला कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे, जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी बात करेंगे, तो हमारा फोकस सिर्फ उन पर ही रहता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बोला गया है ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी हमें बचाव कर लेना चाहिए, बचाव इलाज से बेहतर है। तो हमें बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए कैसा होगा कि जो यंगस्टर्स ऐसे हैं, जो युवा ऐसे हैं जिन्होंने कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया है, उनकी भी काउंसलिंग होना चाहिए, उनकी भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि वो भी कभी ना करें ये सब। देयर शुड बी मोर इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जो बच्चे हैं और जो उनके माता पिता हैं उनके बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा एक एडोलेसेंट की एज में एंट्री लेता है, जब वो टीनेजर कहलाता है, तो उस टाइम पे प्राइवेसी और ये सब चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बातचीत ज़्यादा नहीं होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। डी एडिक्शन सेंटर्स नीड टू फोकस ऑन द यूथ ऑफ इंडिया, और जो ये रिहैब सेंटर्स हैं सिर्फ जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो पैसे कमाने वाली चीज़ पे इन्हें फोकस नहीं करना चाहिए, इन्हें प्रॉपरली यूथ, इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो यूथ है वो कहा जाता है कि भारत का भविष्य जो है वो यूथ ही है। तो उस पे फोकस अगर होगा तो ही हम भारत के भविष्य पे फोकस कर सकेंगे। तो ये था ड्रग अब्यूज़ इन चिल्ड्रन। अगला है अग्निपथ योजना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे बहुत बवाल वगैरह भी क्रिएट हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कि इस स्कीम के अंदर है क्या, अग्निपथ स्कीम में क्या है, तो आइए हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। India is second most populous country in the world, where around 66% of the total population is below the age of 35 years.
भारत दुनिया की दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ की आबादी भी कैसी है, यहाँ पे लगभग 66% जो लोग हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी भारत में युवा लोग ज़्यादा हैं। These young population has enough potential to make India world's best country in the field। देखिए, जितने किसी भी देश की जितनी जनसंख्या युवा कहलाएगी उसके अंदर उतना ही पोटेंशियल माना जाता है विकास का, कि वहाँ पर उतनी ही क्षमता है विकास होने की, उसकी उन्नति होने की। तो इन्होंने यही बोला है कि इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। किस किस फील्ड में हम विकास कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी, डिफेंस, साइबर टेक, यानी आज हम जो यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, हम यूज़ कर रहे हैं साइबर फील्ड में, यानी सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेट्रा। द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द अग्निपथ स्कीम टू फुलफिल द नीड ऑफ यंग एंड वेल इक्विप्ड आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारी जो सरकार है वो एक नई स्कीम के साथ आई है जिसको बोलते हैं अग्निपथ स्कीम। इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो युवा हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी करना और साथ ही साथ हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी जो सेनाएं हैं, उनको भी इक्विपमेंट सारे प्रोवाइड होने होंगे, यानी उनको भी वो पूरे हर तरीके से हमारी जो आर्मी होगी, वो जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो सारी बिल्कुल बेहतर एक अच्छे प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा। अग्निपथ स्कीम हैज़ बीन अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिक्रूट सोल्जर्स अक्रॉस 3 इंडियन फोर्सेज। अग्निपथ स्कीम के अंदर है क्या कि जो हमारी 3 फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको लिया जाएगा। The scheme allows young, motivated and patriotic youth to serve the country by joining the armed forces for a period of 4 years। यानी ये है यहाँ पे बीच का जो कॉइन है वो यही है कि यहाँ पे जो सोल्जर्स को, जो यूथ को जो हायर किया जाएगा, जो रिक्रूट किया जाएगा, वो सिर्फ 4 साल के लिए किया जाएगा। द सोल्जर ज्वाइनिंग अंडर अग्निपथ स्कीम विल बी कॉल्ड अग्निवीर। और जो इस स्कीम के अंदर ज्वाइन करेंगे उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। दे विल वर्क इन द आर्मी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। वो 4 साल के लिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल के लिए वो काम करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 year टेन्योर ऑफ सर्विस, देखिए जितने भी अग्निवीर इसके अंदर शामिल होंगे वो 4 साल के लिए होंगे, और 4 साल के बाद जितने शामिल हुए उनका केवल 25% यानी 1/4 हिस्सा जो होगा वो क्या होंगे, विल बी रिक्रूटेड बैक फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years इनटू देयर रेस्पेक्टिव सर्विसेज। उनको वापस उसी में ही इन्हीं सेनाओं में वापस भर्ती कर लिया जाएगा 15 सालों के लिए। देखिए आपके खुद के ओपिनियन क्या है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप लिखें अगर आपके खुद के ओपिनियन है, लेकिन आप कोशिश कीजिए जो भी आपका टॉपिक है आप उस पर एक पॉजिटिव माइंडसेट से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा सा वो नेगेटिव में जाता है। तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखने के लिए। यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं ये आपके मेरे किसी के भी पर्सनल आइडियाज़ नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर स्कीम के बारे में है। तो अभी जैसे आपको पता है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 15 साल की सर्विस है, उसके बाद जैसे जो रिटायरमेंट हो जाता है, अभी क्या हो रहा है, जितना हमारा बजट है उस बजट का बहुत सारा हिस्सा हमारा आर्मी पे यानी डिफेंस में जाता है, लेकिन डिफेंस उतना डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि जितना हिस्सा डिफेंस के लिए जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन के लिए काम आता है। तो उस चीज़ को देखते हुए, इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो ये एज ग्रुप है ना, ये 18 से 23 साल है, तो ये जो एज ग्रुप है ये इतना ज़्यादा ये ऐसी एज होती है कि जिसके अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इस एज पे हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए तो हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एस्पिरेंट्स एजेड बिटवीन 17.5 years एंड 23 years, सॉरी 17.5 साल से 23 साल के बीच में जो लोग हैं वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन द era ऑफ टेक्नोलॉजी, नेचर ऑफ वारफेयर इज ऑल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंगली मल्टी डोमेन। टेक्नोलॉजी के युग में, ये जो आज का युग है आप इसको प्रौद्योगिकी का युग कह सकते हैं, तो इसके अंदर जो वारफेयर है, जो लड़ाई है,
उनकी भी जो नेचर है वो बदलती जा रही है। वो हर एस्पेक्ट में, चाहे वो एआई के फील्ड में आप देख लो, चाहे आप हर तरीके से, क्योंकि आज जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होती हैं, हर तरीके से हर डोमेन में लड़ाइयाँ होती हैं, इवॉल्विंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वारफेयर इंक्लूडिंग साइबर, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर विद द एडवांस टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन इन द डिफेंस। अब डिफेंस में हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन कर रहे हैं, यानी उसके अंदर जो हम डाल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प डालना चाह रहे हैं। फोर्सेज नीड टू कम अप विद अ फ्यूचर रेडी फाइटिंग फोर्स। हमारी देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी जो फोर्सेस हैं वो, और हम स्पेशली हम एड ऑन क्या कर रहे हैं, जैसे हम मिलिट्री में अगर मैं बात करूं, अगर हम एआई की हेल्प ले रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं, तो वो सिर्फ उसको हेल्प कर सकता है, लेकिन मेन जो लड़ाई लड़नी है वो दिमाग से लड़नी है। तो उन्होंने यही बोला कि फ्यूचर रेडी फाइटिंग फोर्स हमें प्रिपेयर करनी होगी। फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नीडेड फॉर एडवांस फोर्सेज। देखिए अगर हमें फोर्सेस को एडवांस करना है, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब खोजबीन, यानी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने कम से कम इनपुट दे के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले लें, हम अपने पास से कम चीज़ें लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं सामने से। बट प्रेजेंटली मोर देन हाफ द ईयरली डिफेंस बजट इज एलोकेटेड फॉर पेंशंस। देखिए मैं यही बता रही थी कि जितना एक साल का बजट दिया जाता है उसका बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पेंशन के लिए यूज़ होता है, एंड लेस देन 5% फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 5% से भी कम का जो राशि है वो रह जाती है। अग्निपथ स्कीम विच एम्स टू रिक्रूट डिफेंस पर्सनल in short term contracts could reduce the increasing pension budget in the three forces। देखिए तो इस स्कीम से क्या होगा, एक तो जो पेंशन बजट है उसमें थोड़ा सा हमारी कमी आएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं मिलेगा तो एक जो फ्यूचर है वो बहुत इनसिक्योर फ्यूचर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अग्निवीर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अग्निवीर और देश को ध्यान में रखते हुए स्कीम बनाई है। तो इन्होंने लिखा है कि 4 साल के कंप्लीट होने के बाद जो गवर्नमेंट है उन अग्निवीरों का क्या होगा जो वापस भर्ती नहीं होंगे, जो भर्ती होंगे वो 15 साल के लिए भर्ती होंगे, तो उसके अंदर वो उसमें रह सकते हैं, उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया। लेकिन जो वापस भर्ती नहीं होंगे उनका क्या होगा, उनको बोलेंगे नॉन रिटेन्ड अग्निवीर। तो उनके लिए काम का, उनकी लाइफ का एक अगला फेज शुरुआत की जाएगी जिसमें उन्हें हर चीज़ में प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे बैंक लोन, इसमें उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। उनके proposal for preferences and reservations in other services will also be given to non। देखिए इसके अंदर क्या है कि उन्हें हर जगह प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, जैसे बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने भी दिया है कि उनके लिए हम लोग एक रिजर्वेशन रखेंगे कि जो लोग अग्निवीर होंगे उन्हें हम प्रायोरिटी देंगे। अग्निवीर completing the tenure of 4 years will get a sum of approx rupees 11 lakh which is a moderate amount for starting a new business। जो अग्निवीर वापस सेनाओं में नहीं जाएंगे, जो वापस फोर्सेस में नहीं जाएंगे, उन्हें लगभग 11 लाख रुपए दिए जाएंगे 4 साल के बाद, जो एक मीडियम अमाउंट है कि अगर वो अपना कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर वो कुछ पढ़ाई में लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट है ये। 10 Agnipath scheme will act as a double benefit move by providing an entrepreneurial activity to youth and growth of the country's economy। तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी, हमारा जो वारफेयर करने का जो हमारा तरीका है वो इम्प्रूव होगा, हमारी फोर्सेस एडवांस होंगी, लेकिन साथ ही साथ जो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे उनका भी बेनिफिट है क्योंकि वो भी अपना कुछ बड़ा कर सकते हैं। और एक और चीज़, जब आपको ऐसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है आपके अंदर डिसिप्लिन, जो क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर डेवलप होना शुरू होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रहती हैं, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल इन ऑल दिस स्कीम विल क्रिएट फ्यूचर रेडी सोल्जर्स। ये स्कीम जो भविष्य के लिए रेडी सोल्जर्स हैं, ऐसे सोल्जर्स को रेडी करेगी। इट विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी एंड लेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ हायर स्किल्ड वर्कफोर्स टू द इकोनॉमी। और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी स्किल्ड वर्कफोर्स देगी, क्योंकि अगर 4 साल के बाद जो अग्निवीर इसके अंदर नहीं वापस शामिल हो पाएंगे उन्हें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे
साथ में अगर ये अमाउंट उनके लिए कम पड़ रहा है, उनके पास एक स्टार्टअप का आइडिया है, तो बैंक लोन्स उन्हें प्रायोरिटी पे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने ये उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए वो रिजर्वेशन देंगे अपनी कंपनी में। तो वहाँ हर जगह जो इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो काफ़ी अच्छी हैं। तो ये थी आपकी अग्निवीर स्कीम। अगला है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पिछले साल इसकी जो नींव थी वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाल दी थी। तो अगर हम इसकी बात करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड कॉमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट इंडिया। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसा स्टेप है भारत सरकार का, जिससे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे वो जश्न मना रहे हैं हमारी आज़ादी और हमारी उन्नति के 75 सालों का। थ्रू आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव से हम लोग किस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री को। हमारे हिस्ट्री में किस किस चीज़ की हिस्ट्री को? हम लोगों के इतिहास को, हमारे जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके इतिहास को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो इतिहास रहा है कि हमने कैसे कैसे अचीवमेंट हमने हासिल की हैं अलग अलग, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दैट इज़ प्रोग्रेसिव अबाउट इंडिया सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी। यानी हम हर उस चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले हैं जो किस चीज़ को दिखा रहा है कि कैसे इंडिया प्रोग्रेसिव यानी उन्नतिशील रहा है अपने सोशल कल्चर को लेकर, अपने पॉलिटिकल कल्चर को लेकर, या अपनी इकोनॉमिकल आइडेंटिटी को लेकर। यानी इंडिया ने, भारत ने हर एस्पेक्ट पे सोशली, कल्चरली और ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कैसे कैसे उन्नति, कैसे कैसे प्रगति उसने हासिल की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया फार इवोल्यूशनरी जर्नी। देखिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने भारत की जर्नी जो है, जो भारत की जर्नी में जो बहुत बड़ा चेंज लेकर आए, सिर्फ वो लोग इसके अंदर शामिल नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे पावर और ऐसे पोटेंशियल को भी सेलिब्रेट कर रहा है जो इंडिया 2.0 को एक्टिवेट करेगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। इसके अंदर हम हर उन महान हस्तियों को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं जो जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिन्होंने भारत आज जिस मुकाम पे है उनको उस मुकाम पर लेकर आने में मदद की। तो यहाँ पर ये मोदी जी का जो विजन है इंडिया 2.0 का, ये वो सोचते हैं कि 2047 तक ये अचीव करेंगे, जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो वो एक कैसे भारत की कल्पना करते हैं, उस चीज़ के लिए हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, विच इज़ फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और इसका जो मेन आइडिया है पीछे, इसका है आत्मनिर्भर भारत। The official journey of आज़ादी का अमृत महोत्सव was started on 12th March 2021 from साबरमती आश्रम। देखिए, इसकी जर्नी शुरू हो गई थी पिछले साल 12 मार्च 2021, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी जो यात्रा थी वो शुरू की थी। When Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी flagged off a 75-week long festival to commemorate 75 years of India's independence। देखिए, उस दिन से एग्जैक्टली 75 हफ्ते का एक बहुत लंबा फेस्टिवल स्टार्ट किया मोदी जी ने, ताकि वो कोमेमोरेट यानी वो याद कर सकें, या जो भारत की जनता है वो जश्न मना सके भारत के इंडिपेंडेंस के 75 सालों को। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अनसंग हीरोज, ऐसे हीरो जिनके बारे में नहीं जानते हैं, उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो उनको हाईलाइट किया जाता है आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम से। These programs include photo exhibitions। तो फोटो एग्जीबिशंस हुए हैं, मूविंग वैन्स, बहुत सारी वैन्स हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि एग्जीबिशन लगा हुआ है और वैन जो है वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। वेरियस कॉम्पिटिशंस, तो अलग अलग कंपटीशन करवाए गए हैं विच डिपिक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो जो
फ्रीडम फाइटर्स ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना कितना भाग लिया है, उन सबको दिखाता है। इन सम प्लेसेस आज़ादी का अमृत महोत्सव एग्जीबिशंस डिस्प्लेड इन 2 पार्ट्स, कई जगह पे ये 2 हिस्सों में हुआ है। द फ्रीडम मूवमेंट बिफोर अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के आने से पहले की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो, और उनके आने के बाद की जो स्ट्रगल है वो। तो आप देख रहे हैं इसके पीछे आइडिया क्या है? इसके पीछे बस एक आइडिया है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे जो 75 साल हुए हैं आज़ादी के, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे एग्जीबिशंस हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बहुत फंक्शंस हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारे इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 2021 में। क्यों? क्योंकि उसी दिन जो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये 2 हिस्सों में मनाया जा रहा है, महात्मा गांधी जी के आने से पहले और उनके आने के बाद। इसके अलावा इसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? जितने भी महान हस्तियां हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भारत को, आज जो भारत है, जो आज भारत एक शक्ति बन चुका है, वहां लाने में मदद की, उन सब के बारे में, उन सब के योगदान के बारे में, हम उन सब के योगदान को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, फेमसली नोन एज लाल बाल पाल, बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी से आने से पहले लाल बाल पाल, ये जो हस्तियां थी, वॉज डिपिक्टेड थ्रू हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स। तो पुरानी फोटोग्राफ्स के माध्यम से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे रोशनी डाली गई है। अलॉन्ग विद दिस हिज रोल इन द मूवमेंट ऑफ अदर रेवोल्यूशनरीज वॉज शोन। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का और दूसरे जो क्रांतिकारी थे, उनके साथ क्या क्या उनका जो रोल रहा है, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। दीज इंक्लूड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, मंगल पांडे, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, करतार सिंह सर्ब चीफ, भीकाजी कामा एंड एनी बेसेंट। तो इन सब के साथ इनका जो रोल है वो दिखाया गया है। द एग्जीबिशन शोकेसेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल्स रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो इनका जो रोल रहा है हमारी आज़ादी की लड़ाई में, ये दिखाया गया है विद स्पेशल रेफरेंस, एंड द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन नेशनल इंटीग्रेशन वॉज शोन इन द एग्जीबिशन, कि कैसे इन्होंने भारत को एकजुट किया, ये दिखाया गया है। तो आप इसके अंदर काफ़ी कुछ डाल सकते हैं कि इसके अंदर जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था, उस चीज़ को डिपिक्ट किया गया। यानी जितनी भी मेन चीज़ें थी जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी है, आप वो सारी इसके अंदर डाल सकते हैं। एज आज़ादी का अमृत महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेट्स 75 ईयर्स जर्नी ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, क्योंकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये भारत के आज़ादी के 75 सालों को सेलिब्रेट कर रहा है, एंड कोमेमोरेट्स वर्क्स एंड अचीवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। और आज़ादी के बाद से जितने भी हमने काम किए हैं, जितने भी हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ सेलिब्रेशन फॉर विजन इंडिया @2047, जो मैं आपको बता रही थी। ये विजन इंडिया @2047, ये क्या है कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो भारत की क्या एक विजन रहेगी, उस चीज़ के लिए, मतलब ये स्टार्टिंग है एक। दिस फेस्टिवल एनकरेजेस अस टू रीडिस्कवर अवर हिडन स्ट्रेंथ। तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारे अंदर जो छुपे हुए टैलेंट है, जो स्किल है, हम उसको रीडिस्कवर करें। एंड प्रोमोट्स अस टू टेक सिनर्जिस्टिक एक्शन टू रिगेन आवर राइटफुल प्लेस इन द कंट्री ऑफ नेशंस। और हम सब वो काम करें जिससे जो हम जो पूरे जो देश हैं दुनिया में, उनके बीच में हम अपनी एक पोजीशन बना सकें। तो ये था आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, यानी ऐसी प्लास्टिक को बैन करने के लिए रीज़न कि आपको क्यों एक ऐसी प्लास्टिक को बैन करना चाहिए जिसे आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। देखिए, एक तो आप थोड़ा सा पॉल्यूशन वाला पार्ट इसके अंदर डाल सकते हैं कि कैसे ये पॉल्यूशन फैला रही है, और पॉल्यूशन फैलाने के अलावा कैसे ये नुकसान पहुंचा रही है एनवायरनमेंट को, या जो जीव जंतु हैं उनको कैसे ये नुकसान पहुंचा रही है। इट इज़ करेक्टली सेड दैट वी आर लिविंग इन द एज ऑफ पॉल्यूशन। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि हम प्रदूषण के युग में रहते हैं, विच इज़ अपेरेंट बाय द फैक्ट दैट वी प्रोड्यूस, जो किससे पता लगता है कि वी प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एवरी ईयर। हम हर साल
मिलियंस ऑफ टन सिंगल यूज प्लास्टिक बनाते हैं, जिसका हमें पता होता है कि वो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते और वो नुकसान देंगी, तब ये सब जान के भी हम लोग ये बनाते हैं। मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी रिसाइकिल, जो वापस से आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्लूड्स प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन, स्ट्रॉज, प्लास्टिक ग्लास, सोडा एंड वाटर बॉटल्स एंड फूड पैकेजिंग आइटम्स। तो ये सारी आइटम है जिसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज होती है। जैसे जो दूध के पैकेट्स होते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। These सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर यूज्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार आप इनको यूज कर सकते हैं, एंड देन थ्रोन अवे एज अ गार्बेज फॉर रिसाइकिल। उसके बाद इनको कूड़े में डाल दिया जाता है रिसाइकिल के होने के लिए, कि इनसे नई बनेगी, लेकिन नई प्लास्टिक बनेगी। लेकिन आपको बता दें, इसीलिए ये सिंगल यूज प्लास्टिक बुलाया जाता है, क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होती हैं, जो मैंने लिख भी रखा है। दे आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी पृथ्वी पर दो टाइप के चीज़ें होती हैं। एक बायोडिग्रेडेबल, यानी जो पृथ्वी में पड़े पड़े सड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पृथ्वी पे जो माइक्रो डीकम्पोजर्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, वो उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। और दूसरी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ती ही नहीं है। ये 100 साल, 150 साल, 200 साल तक पृथ्वी पर पड़ी रहती हैं और पृथ्वी को प्रदूषित करती रहती हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड यूजुअली गोज इनटू अ लैंडफिल वेयर इट इज बरीड और इट गेट्स इनटू द वाटर। देखिए, तो ये कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं, जैसे बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे एरिया हैं जो नीचे की तरफ हैं। नॉर्मली जो उनका समुद्र का जो लेवल है उससे काफ़ी नीचे होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? लैंडफिल करते हैं। लैंडफिल का मतलब हम पहले ये कूड़े को बिछाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सड़क बिछा देंगे, ताकि इसका जो लेवल है वो थोड़ा हम ऊंचा कर सकें। इसको लैंडफिल बोलते हैं। तो सारा कूड़ा लगभग इसी तरीके से यूज होता है, या पानी में डाल दिया जाता है, जो बाद में ओशियंस में मिल जाएगा। दे एंटर इनटू सॉइल, अगर ऐसे जाएंगे तो मिट्टी में जाएगा, पानी में डालेंगे तो वाटर बॉडीज यानी समुद्र में, और आपके सागर, जितने सागर होते हैं, महासागर, अल्टीमेटली सब जगह जाएगा ये। एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, हाउएवर दे डू नॉट डिकम्पोज। ये टूट तो जाता है लेकिन वो पूरा खत्म नहीं होता। वो ऐसे छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है जो और प्रदूषित करते हैं हमारे वातावरण को। दे रिमेन इन द सॉइल, वो जमीन में ही रहेंगे, एंड वाटर, पानी में रहेंगे, फॉर मोर देन 100 ईयर्स। 100 से भी ज़्यादा सालों तक ये यहाँ पर रहेंगे और केमिकल्स बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट है, जो एनवायरनमेंट है, वो डैमेज होता रहेगा। द प्लास्टिक बैग्स दैट एंटर द वाटर बॉडीज आर अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पानी का जो प्रदूषण है उसका मेन कारण यही प्लास्टिक है। और आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुत सारे जानवर इनको निगल लेते हैं। चोक, यानी उनका जो चोकिंग हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते, वो मर जाते हैं। दिस इज डिट्यूरेटिंग आर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इन एवरी पॉसिबल वे। इस वजह से हमारा एनवायरमेंट है और हमारी जो इकोलॉजी है, जहाँ हम रहते हैं, हमारा पूरा वातावरण जो पूरा है, वो सब कुछ खराब हो रहा है। स्मोक रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ सिंगल। अब देखिए, आपने क्या बताया? सबसे पहले आपने बता दिया कि आप सॉइल में जाएगा, वहाँ सॉइल पॉल्यूशन करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देगा, ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसको ख़त्म करेगा। पानी में जाएगा तो पानी का प्रदूषण बिल्कुल होगा। इसके अलावा जैसे मैं बता रही हूँ, आप वो भी बता सकते हैं कि जो जानवर है वो निगल लेते हैं तो वो मर जाते हैं। अब आपने बताया कि अगर आप जलाओगे तो क्या होगा, तो बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत गैसेस निकलती हैं, जिनकी वजह से दिल से जुड़ी हुई बीमारियां और हमारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, फेफड़ों से या जो सांस लेने वाली से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो हो जाती हैं। It is therefore obvious that we should stop using single-use plastic items unless it is very necessary. हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड मूव टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और हमें किसकी तरफ जाना चाहिए? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी जो हमारे वातावरण के लिए अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनकी तरफ, उनके साथ काम करना चाहिए। टू एलिमिनेट द सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, ये इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। एक बहुत ज़्यादा मजबूत प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, एक ऐसी चीज़ चाहिए
एक ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो ये जानता हो कि प्लास्टिक के वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, विच एम्स टू एस्टेब्लिश एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल सॉल्यूशन, जिनके पास सॉल्यूशन हो कि अगर प्लास्टिक का यूज़ है तो हम उसको कैसे मैनेज करें। देखिए प्लास्टिक अगर धरती पे कोई एक बार चीज़ आ जाती है तो उसका जाना तो बहुत मुश्किल है, तो हमें हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ये पूरी तरीके से इसका यूज़ ख़त्म कर पाने की बजाय हमें इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि जो वे पहली बात तो हमें इसका यूज़ कम करना है, बहुत कम, और अगर यूज़ हो भी रहा है तो हमें इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द प्रोसेस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सीक्स टू रिड्यूस, एक तो हमें रिड्यूस यानी जो हम यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, रीयूज़ दोबारा यूज़ करने वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, रिसाइकल प्लास्टिक्स, और रिसाइकलिंग ज़रूरी है, यानी पुरानी प्लास्टिक से नई प्लास्टिक, जैसे जो कबाड़ी वाले आते हैं हम उन्हें सामान देते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं वापस, कागज़ है तो वो कागज़ की फैक्ट्री में भेज देंगे जिससे पुराने कागज़ से नया कागज़ बनेगा, तो उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। एंड बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स लिटरिंग, और ये जो प्लास्टिक के बैग कहीं कहीं फेंक देते हैं उस चीज़ पे कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कम अप विद टेक्नोलॉजीज दैट रिसाइकल्स प्लास्टिक्स मोर एफिशिएंटली, हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है जिससे हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में कामयाब होंगे, सो दैट प्लास्टिक वेस्टेज आर रिसाइकिल्ड एंड रीयूज्ड। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट आवर प्लानट, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको यूज़ करना बंद करें ताकि हम अपने जो प्लानट है हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और ह्यूमन बींग्स को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लेड आउट अ मल्टी मिनिस्ट्रियल प्लान, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कई सारी मिनिस्ट्रीज को बुलाकर मतलब उनको एक साथ लाकर एक प्लान शुरू किया है ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उनका जो यूज है वो कम हो सके अक्रॉस द कंट्री, टू फ्री इंडिया ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ताकि भारत से सिंगल यूज प्लास्टिक्स को खत्म कर दिया जाए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, देखिए ये जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये एक रूल वहीं से आया। प्लास्टिक वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसमें कैसे हम जो चेंजेस लाने वाले हैं उनका एक रूल निकला था 2022, उसमें प्रोहिबिट यानी बिल्कुल मना कर दिया गया है मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट यानी कि आप बना नहीं सकते, आप किसी और देश से खरीद नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप जोड़ के अपने पास जमा करके नहीं रख सकते हो, आप बेच नहीं सकते हो, और जितनी भी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं आप 1 जुलाई से कुछ नहीं कर सकते। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आर एनवायरमेंट, ये सब देखते हुए हमारी ड्यूटी है एनवायरमेंट की तरफ, हमारे प्लानट की तरफ और सारे जीव जंतुओं की तरफ कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दें ताकि वो एक हैप्पी हेल्दी और एक प्रॉस्पेरस यानी एक समृद्ध जीवन वो जी पाए। अगला और आज का आखिरी टॉपिक है कि जो ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत का जो स्टैंड रहा है वो क्या रहा है, वो अच्छा है, वो खराब है, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आज हम यही अब पढ़ने वाले हैं। चलिए, द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया में नॉट एंड एब्रप्टली, ये जो यूक्रेन पे जो कब्जा है रशिया का वो एकदम जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। दो डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस आर बीइंग स्ट्रांगली अप्लाइड, भले ही सैंक्शंस लगा दिए गए हों, प्रतिबंध कितने ही लगा दिए गए हों, डिप्लोमेटिक यानी और देशों ने लगा दिए हों या इकोनॉमिक यानी उनके खर्चे की तरफ प्रतिबंध लगा दिए हों, लेकिन तब भी ये जो वॉर है, ये जो लड़ाई है, ये एकदम ख़त्म नहीं होने वाली है। द सैंक्शंस हैव बीन अप्लाइड विद अ ग्रेट डील ऑफ प्रिसीशन एंड सोफिस्टिकेशन, बहुत सोच समझ कर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को देखते हुए बहुत एक्यूरेसी के साथ हमने ये प्रतिबंध लगाए हैं। इंडियाज डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स टू द, देखिए ये आ गया इंट्रोडक्शन, हमने बता दिया है कि क्या चल रहा है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा इंडिया के स्टैंड पर आएंगे। इंडियाज डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स टू द यूक्रेन रशिया वॉर हैज़ बिकम एन एनिग्मा एंड अ टॉपिक ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट, जो हमारा स्टैंड है इंडिया का वो पूरे विश्व का पूरा एक इंटरेस्ट बन चुका है, एक ऐसा टॉपिक बन चुका है कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द वॉर इज, तो इस वॉर का एकदम से क्या प्रभाव पड़ा पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि जब हम अपने ऊपर प्रभाव देखेंगे कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा तभी हम अपना रिस्पॉन्स जज कर पाएंगे कि हमने क्या किस लिए किया।
एडवर्ड तो हमारा पास जो इम्पैक्ट रहा है वो बहुत ख़राब रहा है ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस। जो तेल की डिमांड जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गए। इन्वेस्टर नर्वसनेस, आपको मैं बता दूं बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इंडिया से नहीं, ये पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गई, क्योंकि इस जो मार्केट है वो पूरी हिल गई थी कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज ऑयल डेफिसिट, हमारे पास तेल की बहुत बड़ी कमी रहती ही है। एंड ऑल्सो अ करंट अकाउंट डेफिसिट विच कैन बी प्लग्ड बाय अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। और ये पूरी कैसे हो सकती है? ये पूरी हो सकती है अगर हमें कॉन्टिन्यूसली बाहर से हमें कोई सप्लाई दे, सिर्फ तभी पूरी हो सकती है क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा कमी रहती है तेल की। इन द 3 months सिंस द स्टार्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, 3 महीने के अंदर अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पुल्ड मोर देन ₹1 लाख करोड़ आउट ऑफ इंडियन मार्केट्स। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से अपने बाहर निकाल लिए। ₹50,000 crores मोर देन द कंबाइंड विड्रॉल ऑफ द प्रीवियस 9 months, यानी जो पिछले 9 महीनों में जितना मिलके निकाला गया है उससे भी 50,000 करोड़ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब खत्म हो गई थी इंडिया से। दिल्ली यहाँ पे दिल्ली का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि हमारी भारत सरकार ने एक ऐसी पोजीशन रखी है जो जिसको बोलते हैं मेंटेनिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी एक अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक ऑटोनॉमिक अपनी एक ऐसा स्टैंस रखा है जिसका मतलब ये है कि इंडिया मना करता है वेस्ट की साइड देने के लिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो जो जो अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं और जो यूएन है, जो यूएस है, इनका साथ देने के लिए भारत बिल्कुल मना करता है, इनको वेस्ट साइड कहा जाता है। इंडिया कैन नॉट चूज इट्स नेबर्स, ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि इंडिया अपने नेबर्स खुद से चूज नहीं कर सकता, बट इट कैन चूज टू एब्सटेन फ्रॉम अ यूएन वोट, लेकिन वो रोक सकता है अपने आप को यूएन में एक वोट देने के लिए, क्योंकि एक भारत की तरफ से बस एक वोट जाएगा नहीं, लेकिन उसका किसी एक कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है, जो एक रिलेशनशिप है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, जो भारत को लॉन्ग रन में बेनिफिट ही देगी, especially on a country with which it has historic diplomatic and military ties, especially ऐसी कंट्रीज के साथ, एक ऐसी कंट्री के साथ जिसका उसका बहुत पुराने नाते रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, मिलिट्री के रिलेशंस रहे हैं। The US has managed to get most countries on its side. यूएस ने जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसने ज़्यादातर सभी देशों को अपनी साइड कर लिया है। एंड द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन कंडेमनिंग द रशियन इन्वेजन हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मैनी कंट्रीज। और ये जो वोट चला था यूएन के अंदर जिसमें वो रशिया के लिए नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि उन्होंने जो ये वॉर करी है ये बिल्कुल गलत थी, तो बहुत सारी कंट्रीज ने यूएस को सपोर्ट किया है, इस वोट को सपोर्ट किया है। बट कंट्रीज लाइक इंडिया चोज टू एब्सटेन फ्रॉम द वोट, लेकिन हमने कोई वोट नहीं दिया ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग लिंकेज विद रशिया, क्योंकि हमारा जो रशिया के साथ लिंकेज था, जो एक बॉन्ड था, वो काफ़ी अच्छा है। ड्यू टू कंसिडरेशंस ऑफ वॉट सच अ वोट विल इम्प्लाई टू द जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, क्योंकि हमें ये पता था कि एक ऐसा वोट हमारे जो इंडिया है उसकी जियो पॉलिटिक्स, यानी जो ऐसी जगह पे इंडिया है कि उसकी पॉलिटिक्स पे क्या असर देगा। इंडिया विल नीड टू डील विद द सिचुएशन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ इस सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है, यानी हमें इकोनॉमिकली सोचना पड़ेगा, हमें हर एस्पेक्ट को अपने दिमाग में रख के सोचना पड़ेगा। विच इज़ पॉसिबल विद द राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज, रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। देखिए आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि तेल की हमारे यहाँ पे कमी है, तो अब रशिया के साथ हम तेल ले रहे हैं और वो बहुत कम रेट पे हमें तेल दे भी रहा था। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं, तो थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट इंडिया इज़ वेल पोजिशन टू प्ले द रोल ऑफ ए पाइवटल स्विंग स्टेट। ये कहा जा रहा है कि इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है जहाँ पे एक ऐसी स्टेट एक ऐसा रोल निभा सकता है कि वो दोनों तरफ बातचीत कर सकता है। अंटिल नाउ इंडिया हैज़ वॉक्ड अ फाइन लाइन। अभी तक जो भारत की जो है वो जो जिस रास्ते पे चला है वो बहुत अच्छे रास्ते पे चला है।
ट्राइंग टू बैलेंस इट्स रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड विद रशिया, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पे चला है, एक ऐसे तरीके से चला है कि उसके जो रिलेशंस हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं, ना वो वेस्ट के साथ खराब हो, ना वो पश्चिमी देशों के साथ खराब हो, और ना वो रशिया के साथ खराब हो. इट इज़ लेफ्ट टू इंडिया टू चूज इट्स स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस केयरफुली. अब सब कुछ इंडिया के ऊपर है कि वो क्या स्ट्रैटेजी आगे चूज करता है, क्या अपने एक्शंस प्लान करता है, जिससे जो हमारी पोजीशन है वो और स्ट्रेंथ हो सके एक ग्लोबल इकोनॉमिकली, ग्लोबली जो है हम अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं. तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ स्कीम्स कवर की हैं. मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप वो आइडिया फॉर्मेशन वाला ज़रूर उसको एक बारी ट्राई करके देखें. इसके अलावा जितने बच्चे डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियोस अपलोड हो रही हैं. तो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.